सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेव मोशन यूनिट है आपकी। इसमें आज हम तनी हुई डोरी में यानी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो बनती है ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे, उसकी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो वेव होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इससे एक दो लेक्चर पहले मैंने आपको कराया था। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स वेव कौन सी? जो किसी तनी हुई डोरी में या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इन या अलोंग ए स्ट्रेच्ड का क्या अर्थ होता है? तना हुआ, तनी हुई डोरी है ना, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी, यानी इसकी हिंदी हो जाएगी किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल या वेग। ठीक है, क्लियर है? तो कोई एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आप समझ गए, एक डोरी है जो तनी हुई है, जिसके दोनों सिरे तने हुए हैं यानी दृढ़ है, बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो, एक डोरी है, उसे बांध दिया एक इस सिरे से एक इस सिरे से, और फिर आपने क्या करा, वो ढीली पड़ी हुई थी डोरी, रस्सी है ना, तो उसे आपने ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, है ना। या आप देखते होंगे, ऐसा तो आपने खुद भी करके देखा होगा, एक रस्सी एक सिरे से बंधी है और दूसरे सिरे से आपने ऐसे झटक दिया, तो रस्सी में ऐसे ऐसे तरंग ना आ जाएंगी, इस तरीके की वेव उत्पन्न हो जाएगी, है ना, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वही है, एक तनी हुई डोरी है जो, है ना, जिसमें तरंग उत्पन्न होती है, जिसमें वेव उत्पन्न होती है। कब? जब उसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई रस्सी है जो दो सिरों से कसी हुई है और उसे आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो उसमें तरंग बन जाएगी, है ना। तो जो तरंग बनेगी वो कैसी होगी, जो वेव बनेगी वो कैसी होगी? इस तरीके की होगी, है ना, इस तरीके की। इस वेव को ही आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इस वेव का कोई छोटा सा पार्ट मान लो ये वाला पार्ट मान लिया। देखो कैसे, इसका डायग्राम समझो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो तरंग है, जो वेव है, वो तो काफ़ी है, लेकिन उसका केवल छोटा सा पार्ट मान के चलेंगे डेरिवेशन करने के लिए। तो मान लो उसका ये वाला पार्ट है। देखो पहले तो रस्सी सीधी थी ना, ऐसे, तो रस्सी स्ट्रिंग का मान लो ये वाला पार्ट है ए बी, और जिसकी जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स, है ना, ये स्मॉल डेल्टा है, छोटे वाला डेल्टा। ठीक है, तो ये जो पार्ट माना है आपने उस स्ट्रिंग का, रस्सी का, वो ए बी माना है, जिसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा एक्स, और ये माना है एक्स डिस्टेंस पर। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर। लेकिन जब डिस्प्लेस कराया जाता है स्ट्रिंग को, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? तरंग उत्पन्न हो जाती है, वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से ना ऐसे हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट देखो, रस्सी जब सीधी थी तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ था, तो अब ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, यानी ए कहाँ गया? ए डैश पर, और जो बी है वो बी कहाँ गया? बी डैश पर। समझ गए? जब वेव प्रोड्यूस होगी तो ए कहाँ चला जाएगा? ए डैश पर, और बी कहाँ चला जाएगा? बी डैश पर। तो ये है पॉइंट आपका बी डैश। ठीक है, जो किससे बना है? बी से। बी कहाँ चला गया? बी डैश पर, और ए कहाँ चला गया? ए डैश पर। क्लियर है? और इसमें तनाव भी तो उत्पन्न होगा भाई। इधर वाला जो भाग है वो इसमें नीचे की तरफ तनाव उत्पन्न करेगा, टेंशन, है ना। और जो ऊपर वाला उधर का जो भाग होगा वो उसमें, मतलब जो आगे का भाग है वो भी उसमें तनाव उत्पन्न करेगा।
टी। क्लियर है। और ये जो टेंशन है टी, दोनों ही एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा, एंगल। तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, और मान लो ये एंगल कितना है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्लियर है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने केवल उसका एक भाग लिया है। ठीक है, थोड़ा ठीक दिखा होगा। आओ, यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये केवल एक भाग माना है उस रस्सी का, उस स्ट्रिंग का, मतलब स्ट्रिंग का नहीं, वेव का, क्योंकि वेव प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में, है ना। ये वेव ही तो है स्ट्रिंग में। तो इसका मतलब है उसका केवल एक भाग माना ए बी, छोटा सा, जो जब तरंग उत्पन्न होगी तो ए कहाँ चला जाएगा, वो स्ट्रिंग का वो भाग ए डैश पर और बी डैश पर। ठीक है। तनाव, टेंशन, इस यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, और इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल माना है थीटा, और उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल माना है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा। इस भाग की लेंथ डेल्टा एक्स है और ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है ये भाग। ठीक है, ये जो ए बी भाग माना है। डायग्राम में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो टी है ना, इसे रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो देख के बताओ। ये वाला कंपोनेंट देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेनियस है आपका टी। तो परपेंडिकुलर है ना अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण। लंब आपका ये है जो निकालना है आपको, हाइपोटेनियस कर्ण टी है। ठीक है, और यहाँ थीटा की जगह क्या है, एंगल, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस यानी टी, तो टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो परपेंडिकुलर ये यानी ये। ठीक है, तो जितना ये उतना ये, तो यानी ये कितना आया, टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। बात समझ में आई। और इसी प्रकार इसका बेस बताओ, ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस करोगे तो कोस थीटा करना पड़ेगा, और यहाँ थीटा की जगह है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो बेस कितना आया, हाइपोटेनियस तो टी है, तो कितना आया, टी कोस थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये कितना आ गया आपका, टी कोस थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया ऐसे यहाँ पे करो। यहाँ पे देखो ट्राइंगल बनेगा, है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो जितना ये होगा उतना ही आपका ये हो जाएगा। और परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन, जैसे कि यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार ये आपका बेस कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, टी साइन थीटा, है ना, टी साइन थीटा। और इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाला तो साइन आता है ना परपेंडिकुलर में, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो जितना ये उतना ये, तो ये टी साइन थीटा, और बेस निकालोगे तो टी कॉस थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे कैसे लिए, इसे नोट करना चाहो कर सकते हो आप, बाकी मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये समझते होंगे, करके नहीं दिखाते बस, है ना। बाकी समझने के लिए आप साइड में नोट कर सकते हो। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उस डायग्राम को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी मेन डायग्राम ये है। इस डायग्राम से सिर्फ मैंने ये बताया कि जब वेव उत्पन्न हुई, पहले रस्सी सीधी थी, तो रस्सी का पार्ट जो ए बी था, है ना, तो अब जब वेव प्रोड्यूस होगी तो ए वाला जो है पॉइंट वो ए डैश बन जाएगा, और बी वाला पॉइंट बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो उसे भी करना चाहो आप नोट कर सकते हो। देखो अब करना क्या है, अब तो बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिखनी है बस आपको, और फिर इसके डेरिवेशन को करना है। ठीक है, तो इसके लैंग्वेज में आप लिखो लेट अस कंसीडर, है ना, क्या लिखोगे, एक माना कोई एक क्या है, एक रस्सी है, एक है ना डोरी है, तो लेट अस कंसीडर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, और जो स्ट्रेच की जाती है, जो खींची जाती है, और देखो विच इज स्ट्रेच्ड, जो खींची जाती है। ठीक है, और इसका जो एक सिरा है वो ओरिजिन से मतलब एक सिरा जो है ओरिजिन से अटैच्ड है, कनेक्टेड है, बंधा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो
वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द ओरिजिन। क्लियर है। और इसका एक स्मॉल पार्ट मान रहे हो तो लेट देयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ए बी हुज लेंथ इज डेल्टा एक्स, है ना, एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स, और ये पार्ट कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो बाकी पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगी, है ना। तो टेंशन जो है रस्सी में वो कितना है, टी है, तो लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है। और पॉइंट ए पर जो एंगल बन रहा है थीटा है ए डैश पर, और बी डैश पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो उम्मीद है डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डेरिवेशन को कर लेते हैं। देखो डेरिवेशन करने के लिए इसका रिजल्टेंट यानी नेट टेंशन निकालो। तो नेट टेंशन देख के बताओ एलोंग एक्स एक्सिस कितना है और एलोंग वाई एक्सिस कितना है। तो पहले देख लेते हैं नेट टेंशन एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो नेट टेंशन जो एलोंग एक्स एक्सिस है आप देख सकते हो, एक तो ये है टी कोस थीटा जो इस डायरेक्शन में है, और एक ये है टी कोस थीटा प्लस डेल्टा थीटा जो इस डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या आएगा, माइनस। तो टी कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, टी कॉस थीटा। अब देखो चूंकि बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, थीटा क्या है, एक स्मॉल एंगल है। ठीक है। तो ध्यान देना, आप देखो आपको पता है कोस जीरो का मान 1 होता है, यानी थीटा जितना स्मॉल होगा जो कोस थीटा की वैल्यू है वो 1 की तरफ एक्सटेंड होती जाएगी, है ना। और कोस 0 हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब है थीटा स्मॉल है, इसका मतलब है 0 के करीब ही है। तो 0 के जब लगभग करीब है तो जो कोस थीटा प्लस डेल्टा थीटा, है ना, और कोस थीटा लगभग बराबर होंगे, और ये दोनों का जो मान है ना वो लगभग 1 के बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि ये भी लगभग 0 ही है, 0 होगा तो कोस 0 का मान 1, ये भी लगभग 0 ही है तो 0 होगा तो 0 का मान कोस 0 का मान 1। ठीक है। इसका मतलब है एंगल इतने छोटे हैं कि वो 0 के लगभग करीब ही हैं, करीब ही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है जब 0 के करीब है तो 0 का कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू लगभग 1 के ही लगभग बराबर होगी। तो देख के बताओ क्या आएगा, टी कोस थीटा प्लस डेल्टा थीटा 1 माइनस टी कोस थीटा की वैल्यू 1। तो देखो टी माइनस टी आ गया है तो कितना आया, 0। इसका मतलब है जो नेट टेंशन है ना एलोंग एक्स एक्सिस वो तो आपका कितना है, 0 है। और अब वाई एक्सिस देख लेते हैं, एलोंग वाई एक्सिस दिख रहा है यहाँ तक आपको। अब किसके एलोंग देख लेते हैं, वाई एक्सिस के एलोंग। तो देखो नेट टेंशन एलोंग वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस टेंशन देखो आप, एक तो ये है ऊपर की तरफ टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और एक ये है नीचे की तरफ टी साइन थीटा। तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाओ, टी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा और माइनस टी साइन थीटा। क्लियर है। देखो यहाँ क्या करेंगे, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तो ये यहाँ पे जो करेंगे वो काम तो आपको पहले से ही पता है क्या हो जाता है, साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा लगभग एंगल के ही बराबर हो जाएगा ना, मतलब एंगल हट गया। क्लियर है। तो इन दोनों की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा, इधर देखो कितना आएगा, टी थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस टी थीटा। तो देखो टी थीटा प्लस टी डेल्टा थीटा और माइनस टी थीटा। तो टी थीटा से टी थीटा कट जाएगा। ठीक है। तो ये बचेगा टी डेल्टा थीटा। क्लियर है। और जब चूंकि एंगल स्मॉल है तो आप इसे लिख लोगे टी डेल्टा टेन थीटा। क्यों, है ना, मैंने बताया बिकॉज एंगल इज स्मॉल। दोबारा चाहे लिखना चाहो लिख लो, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल
और आपको पता है जब एंगल स्मॉल रहता है तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, तो थीटा भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा की। तो देखो कितना आएगा, टी और डेल्टा थीटा की जगह क्या रख दो, टेन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो नेट टेंशन आ गया एलोंग किसके एक्सिस के, किस एक्सिस के एलोंग, वाई एक्सिस के एलोंग, कितना आया, टी डेल्टा, ठीक है, टेन थीटा। कर लोगे यहाँ तक। तो नेट टेंशन आपने निकाल दिया। अब आप क्या निकाल दो करेंगे, हमें तो वी निकालना है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये है आपका नेट टेंशन, क्योंकि ये टेंशन तो एलोंग एक्स एक्सिस तो जीरो था, तो जो नेट टेंशन है ना वो आपका कितना आया है ना, मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेट टेंशन। नेट टेंशन आपका कितना आया, इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, ठीक है, टी इंटू डेल्टा टेन थीटा। देखो ये जो है ना रस्सी, इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान मान लो m, है ना। तो लिखो लेट m बी द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो एकांक लंबाई यानी यूनिट लेंथ का मास तो m है, तो डेल्टा x जो लेंथ है इसका मास कितना हो जाएगा, m इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है। तो आपने लिखो लेट m बी द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो देन मास ऑफ पार्ट डेल्टा एक्स पार्ट का मास कितना हो जाएगा, लिख देना बराबर m इंटू डेल्टा एक्स। कितना हो जाएगा, m इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम यूज करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम को यूज करेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम में, यानी फोर्स बराबर होता है, चलो मैं लिख देता हूं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और देखो फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स यहाँ पे टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स टेंशनल फोर्स है, यानी टेंशन ही यहाँ पर क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फोर्स कौन सा लेना पड़ेगा, टेंशन वाला, यानी नेट टेंशन। यहाँ पर फोर्स के ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो क्या लेंगे, नेट टेंशन। तो नेट टेंशन वो रहा, कितना है, टी डेल्टा टेन थीटा, और बराबर मास ये रहा m, है ना, डेल्टा एक्स, और गुना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो एक्स एक्सिस के अलोंग तो यहाँ पर कोई मोशन हो नहीं रही, इस तरीके से तो कंपन कर रही है जो रस्सी है ये, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। क्योंकि मैंने कई बार बताया आपको एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिखते हैं डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट, चाहे डिस्प्लेसमेंट एक्स भी हो सकता है यदि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो, ठीक है। और यहाँ डी की जगह यहाँ डेल में बात हो रही है हर जगह, तो डेल में बात कर लो। तो इसलिए एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। इसके बाद देखो इधर का आप क्या करो, नोट कर लो, है ना, वीडियो को पॉज करके। देखो ध्यान देना, यहां तक समझ में आया आपको। तो टी क्या है, टेंशन है, और यहां से हमने कौन सा लॉ लगाया, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां से इसके बाद आगे देखो, देखो टेन थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रवणता या स्लोप कहते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स। क्लियर है, पढ़ा है ना, टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो देखो टी डेल, और यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डेल वाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा। और देखो यहाँ से बराबर में ऐसे ही रहेगा m इंटू डेल एक्स, या डेल्टा डेल एक ही बात है, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। क्लियर है। तो टेन थीटा की जगह क्या रखा है, केवल डेल वाई ओवर डेल एक्स। क्लियर है जी। देखो एक काम करते हैं, टी इंटू ये जो है ना डेल्टा,
इसे डेल ही लिख लो, डेल डेल्टा सब चेंज को ही तो डिनोट कर रहे हैं। तो एक काम करो, डेल एक्स से भाग कर दिया, तो डेल एक्स से भाग किया तो डेल एक्स यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि भाग किया तो गुना भी तो की, जब भी तो बराबर होगा। तो डेल एक्स इंटू डेल एक्स है ना, लेकिन इधर डेल्टा एक्स है तो इसे भी डेल्टा ही लिखो क्योंकि कट जाएंगे अभी ये, एम इंटू डेल्टा एक्स, और ये क्या है डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। बात समझ आई? ये डेल्टा को डेल लिखा क्योंकि डेल ओवर डेल एक्स की फॉर्म में बन जाए, और डेल एक्स से भाग किया तो डेल एक्स से ही गुना किया, लेकिन यहाँ डेल्टा करके लिखो, क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? टी इंटू ये हो जाएगा डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर एम इंटू डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है जी। देखो ध्यान देना, इसे टी को इधर ले आओ, है ना, क्या हो जाएगा ये m अपॉन टी, या बल्कि अभी नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन में लाओ t अपॉन m और इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की समीकरण मैंने कराई थी जब मैंने कराया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन या वेव प्रोपोगेशन, यानी तरंग गति की अवकल समीकरण या तरंग संचरण की अवकल समीकरण। ठीक है, उसमें है ये। तो देखो डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर और बराबर में क्या रहा है, टी अपॉन एम इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो तुलना है ना, किसके साथ करो, उसके साथ करो जो अवकल समीकरण है तरंग गति की, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। तो देखो ऑन कंपेयरिंग द अबोव इक्वेशन को आप कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, विद, मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, और वो होती क्या है, डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर और इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होती है, ये है तरंग गति की अवकल समीकरण, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। इन दोनों की तुलना करो तो क्या मिलेगा आपको बताओ क्या मिल रहा है, इन दोनों की तुलना करोगे तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो वी स्क्वायर किसके बराबर है, टी अपॉन एम के। तो कंपैरिजन करने के बाद आपको मिलेगा कि वी स्क्वायर है ना बराबर है टी अपॉन एम के। तो v बराबर कितना आया, अंडर रूट टी अपॉन एम। ठीक है, v बराबर कितना आया, अंडर रूट टी अपॉन एम। और देखो t क्या है, मैंने बताया टेंशन है स्ट्रिंग में, है ना, स्ट्रिंग में रस्सी में क्या है, तनाव है, खिंचाव है। और m क्या है, m मैंने माना था मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। क्लियर है, तो इसका मतलब है टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के रेशो यानी अनुपात के स्क्वायर रूट वर्गमूल को आप किसके बराबर आया है आपका ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव किसी रस्सी में, है ना, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग किसी तनी हुई रस्सी में जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी उसकी वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट लगभग ख़त्म ही है, कोई एक आध टॉपिक बचा होगा तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।